डज इट रियली मैटर कि अगर आपकी मेडिकल स्कूल में कोई सप्ली आई हुई है या आप किसी साल के अंदर डिटेन हो गए और अगर आपकी डिस्टिंक्शन आई हुई है या आपकी कोई फर्स्ट पोजीशन आई है? हाँ, डेफिनेटली थोड़ा सा मैटर करता है, ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन ऑब्वियसली कुछ प्रोग्राम्स बड़ा इस चीज़ को कंसीडर करते हैं कि आप एक टॉपर वगैरह रहे हो, पोजीशन होल्डर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ मेंशन होती है। और अगर आपकी 3-4 डिस्टिंक्शंस हैं, लेकिन इसका रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता। लाइक अगर आपने 10 इंटरव्यूज हैं, उनमें से एक आधा प्रोग्राम ऐसा होगा जिसको कंसीडर कर रहा होगा। मेजर चीज़ ये है कि आपकी CV ओवरऑल पूरी है, स्कोर ठीक है, आपके रिसर्च पूरी है, लाइक 5-6 रिसर्च की पब्लिकेशंस हों और ऑब्जर्वरशिप आपने ठीक की हुई है। मेजर चीज़ें ये हैं। सप्ली ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन डिटेन होना बहुत मैटर करता है। डिटेन होना डेफिनेटली मैटर करता है, क्योंकि जो PD है ना, वो इस तरह से सोचता है कि इसने यहाँ पे 3 साल रेजिडेंसी करने आना है। रेजिडेंसी के अंदर भी छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, फिर एग्जिट एग्जाम भी होता है। तो उसने ये देखना है कि यार अगर ये बंदा पहले ही 1 साल डिटेन हो गया है तो पता नहीं मेरा एग्जाम भी पास करेगा या नहीं करेगा। तो जितनी आपकी उनकी पासिंग रेशियो होती है ना, उस हिसाब से प्रोग्राम की भी रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी होती है। वो चलता ही इसी बेस पे, उनकी फंडिंग भी इसी बेस पे आती है ना। तो उसमें हाँ, इतना नहीं करना चाहिए कि हम डिस्टिंक्शन के पीछे लग जाएं या पोजीशन के पीछे लग जाएं। उससे बजाय ये है कि हम स्टेप्स के पीछे लगें, टाइम से अच्छे करते जाएं, बस पास करते जाएं। ऐसा ना हो कि किसी साल सप्ली आ जाए या नंबर चाहे नहीं भी बहुत शाइनिंग मार्क्स नहीं आ रहे, लेकिन कोई बात नहीं, बस पास होनी चाहिए। एग्जैक्टली। वो US वालों के लिए ये जो ग्रेजुएशन का जो साल है ना, मतलब वहाँ पे कितनी परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा मैटर करती है। जो US के लोग होते हैं हमारे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करती, अनलेस आपके जो है ना या डिटेंशन हो रही है या बहुत ज़्यादा सप्लियाँ लग रही हैं, फिर मैटर करता है। उसके अलावा कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपके ख्याल में स्टेप 2 का स्कोर कितना इंपॉर्टेंट है? स्टेप 2 का स्कोर जो सबसे पहला फिल्टर और सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर होता है ना, वो स्टेप 2 का स्कोर ही होता है। ठीक है, स्टेप 3 का नहीं होता। स्टेप 3 बहुत कम जगह काउंट होता है। इवन मोस्टली लोग तो सिर्फ ये चेक करते हैं पास फेल है या नहीं। स्टेप 2 का स्कोर सबसे पहली चीज़ है जो आपकी चेक होती है। मतलब ग्रीन कार्ड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रीन कार्ड एक बड़ी चीज़ को कवर कर देता है सबके। लाइक आपके 230 में स्कोर भी है तो आपको फिर भी इंटरव्यूज आ जाते हैं। लेकिन अगर आप अंडर ग्रेड में हैं, अभी आपने स्टेप्स शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरी एडवाइस यही होगी, जल्दी से जल्दी आपने स्टेप्स करने हैं और ठीक है, और अच्छे स्कोर के साथ 260 प्रेफरेबली, अदरवाइज 250 तो होना ज़रूरी है। उससे नीचे जो है ना आपके प्रोग्राम बड़े फिल्टर लग जाता है और आप खुद ब खुद ही बाहर हो जाते हो। एंड दिस फिल्टर थिंग इज रियल, राइट? इट्स नॉट अ मिथ। नहीं, मिथ नहीं है ये। और ये फिल्टर जो है उन्होंने अपने उस पर लिखा भी होता है। ठीक है, अपने मतलब जो रेजिडेंसी एक्सप्लोरर है ना, उसके ऊपर लिखा होता है लाइक हमारा फिल्टर है 220 का। बस अगर आपका स्टेप 2 का स्कोर 250 से नीचे है, आप जितनी मर्जी रिसर्च कर लो, सारी चीज़ें कर लो, अब रिसर्च के थ्रू कनेक्शन बनाओगे तो जाके वो 2-3 साल में कवर हो गए, साल डेढ़ में, ठीक है। उसके अलावा कवर नहीं हो पाएगा। और इलेक्टिव और ये जो ऑब्जर्वरशिप है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है मैच के अंदर? यार इलेक्टिव और ऑब्जर्वरशिप में लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता अनलेस आपने बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पे किए हों। ठीक है, उसमें भी फिर ये है कि आपकी CV जो है ना उसके अकॉर्डिंग ये अलाइन होनी चाहिए। सपोज़ आपने इलेक्टिव्स किए मेयो क्लिनिक में, क्लीवलैंड में, फिर आपका स्कोर भी 260 से ऊपर होना चाहिए, आपकी 8-10 रिसर्च भी होनी चाहिए। सही है, ठीक है। तो मतलब मेरे ख्याल में ये है कि अगर आपके पास, क्योंकि रिसोर्सेज अक्सर लोगों के पास लिमिटेड होते हैं, तो किसी बड़ी जगह पे इलेक्टिव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप स्टेप्स पे फोकस करो, वीज़ा एक्वायर करो और साथ में ऑब्जर्वरशिप पे चले जाओ। या आपका ये भी होता है कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हो तो वो आपका इलेक्टिव ही काउंट होता है जब तक आप ग्रेजुएट नहीं, आपका रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, तो आप स्टूडेंट ही काउंट होते हैं, वो आप इलेक्टिव के तरीके से कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा मैटर नहीं करता अनलेस आपके बहुत ज़्यादा अच्छे इलेक्टिव्स हैं। फिर वो आपकी CV भी अलाइन करनी पड़ती है, फिर आपका मैच एक अच्छी जगह पे होता है। बड़ा टफ काम है अगर आप अच्छा कर लो तो, बट लेकिन ये मेजोरिटी यही होती है जो किसी अच्छी जगह पे ऑब्जर्वरशिप कर लो, उसका एक अच्छा लेटर ले लो तो वो। और मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वरशिप आपके ख्याल से 4 यानी कि होनी चाहिए? 3 तो मस्ट है, 4 एक अच्छा हो जाता है। और हर एक जो है वो 4 वीक की होनी चाहिए। हाँ, 3 महीने जो है ना वो एक क्राइटेरिया होता है मोस्टली प्रोग्राम का, 3 महीने आपने ऑब्जर्वरशिप की हुई है। इज दैट अ फिल्टर? एग्जैक्टली फिल्टर। मोस्टली जगह पे फिल्टर होता है 3 महीने वाला। उसमें आप 3 महीने इलेक्टिव प्लस ऑब्जर्वरशिप हो या सिर्फ ऑब्जर्वरशिप हो, एक्सटर्नशिप हो। कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ये भी फिल्टर होता है कि आपके इलेक्टिव्स कितने हैं, कितने अच्छे हैं। सपोज 2 महीने के इलेक्टिव किसने फिल्टर रखा हो, लेकिन वो बहुत कम होती हैं, उस पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है वहाँ, क्योंकि मैच करवाना बहुत मुश्किल होता है। ग्रेजुएशन के बाद ज़्यादा ऑब्जर्वरशिप पे फोकस करना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट में इलेक्टिव मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। हाँ, लेकिन वो आपको स्टेप 2 पे प्रेफर नहीं करना चाहिए। स्टेप 2 का स्कोर स्टिल उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और उस पे उसको आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
चाहिए। थोड़ा सा ब्रीफली बात करेंगे कि आपके ख्याल से स्टेप 2 का स्कोर किस तरह से ज़्यादा लिया जा सकता है? यार एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है स्टेप 2 में ना, रिदम की। आप जितना स्टेप 1 के बाद कम गैप लोगे, एक आपने लाइक यूवर्ल्ड का एक रिदम आपको फील होता है कि यार आप सपोज एक महीने में एक पर डे 40 क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक महीने में कंटिन्यूसली करता जाऊँ, मेरी एवरेज जो है ना 60 पे चली जाएगी, 70 80 पर डे पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये रिदम जितना आपका ज़्यादा होता है तो आप 2-3 महीने प्रॉपर एक रिदम में चलते हो ना, आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती है। ठीक है, वो एक एजुकेटेड गेस डेवलप होना शुरू हो जाता है आपके माइंड में। आपकी चाहे इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है लेकिन आपको एक आइडिया होता है कि यार ये क्वेश्चन का ये आंसर है, यानी कि शॉर्ट टाइम में आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अंडरग्रेड में स्टेप्स कर रहे हो, सिर्फ स्टेप 2 पे फोकस करोगे ना और 4-5 महीने 6 महीने में आप स्टेप 2 कर लोगे, वो बहुत इससे बेहतर होगा कि आप साथ में रिसर्च कर रहे हो, इलेक्टिव कर रहे हो, क्योंकि जो रिदम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप स्टेप 2 का स्कोर कर लोगे, उसके बाद आपके पास 6 महीने अंडरग्रेड में मिल जाएंगे जिसमें आप रिसर्च कर सकते हो, इलेक्टिव कर सकते हो, वीज़ा ले सकते हो, सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो क्योंकि एक प्रॉपर बुक नहीं है जिसके आप रिलाई कर सको स्टेप 1 की तरह, इसलिए आप रिदम पे रिलाई करते हो। रिदम फिर टूटेगा तो फिर वो सारा रिदम दोबारा बनाना पड़ेगा। आपका कितना था स्टेप 2 का? 54 था, 254। और आप अगर एक बार फिर से वापस जाके तैयारी करें तो आपके ख्याल से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इससे ज़्यादा स्कोर दिलवा सकती है? यार मैंने स्टेप 1 के बाद 2-3 महीने रिसर्च में वेस्ट किए थे काइंड ऑफ। उसमें ये कि वो रिदम टूट गया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है। यूवर्ल्ड के अलावा अम्बॉस की लाइब्रेरी, अम्बॉस का क्यू बैंक भी करना चाहिए? हाँ, स्टेप 2 में डेफिनेटली करना चाहिए। स्टेप 2 में बेहतर ये है कि आप पहले ही एक बार यूवर्ल्ड करो, यूवर्ल्ड के एंड पे या फिर यूवर्ल्ड जब एंड होने लगा है तो आप आंकी ऐड कर लो साथ में। ठीक है, एक बार आंकी और आपके यूवर्ल्ड के रॉन्ग्स और मार्क वगैरह सारे हो गए हैं तो फिर आप एम्बॉस कर लो, साथ में CMS फॉर्म्स होते हैं। जी। किसी भी आंकी पे ज़्यादा जोर देने की बजाय इंपॉर्टेंट ये होता है कि ज़्यादा क्वेश्चंस करो आप, लाइक यूवर्ल्ड के करो, एम्बॉस के करो, CMS फॉर्म्स करो, NBME सारे अटैम्प्ट करो, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इससे यानी कि ज़्यादा स्कोर आप टारगेट कर सकते हो। डिवाइन इंटरवेंशन पॉडकास्ट का भी हाँ, उसमें कुछ सिलेक्टिव होती हैं, वो अगर आप कहोगे तो मैं बाद में कुछ नंबर आपको भेज दूंगा। जी ज़रूर, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसको। 10-12 होती हैं, वो आप कर सकते हो। उसके अलावा कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जो उसकी अच्छे वाली थी ना, जो उसने एक कंडेंस की हुई थी, वो 2020 या 21 लास्ट उसकी एपिसोड थी। वो अब 4 साल 5 साल हो चुके हैं, काइंड ऑफ आउटडेट हो गई है, क्योंकि ये सिलेबस होता है वो चेंज होता रहता है, तो वो थोड़ा सा ना आउटडेट हो गया। हाउ मेनी programs did you apply and what was your criteria of choosing program? Academic, community, location, visa status? मुझे ये था कि मैंने अपना सोच लिया था कि मेरा जो सपोज स्कोर है, स्कोर 250s में आता है और स्टेप 3 है मेरे पास जी। तो 2 साल मुझे ग्रेजुएशन हुए हो गए हैं, तो मैंने अपने हिसाब से टारगेट किया था अटैच हॉस्पिटल प्लस कम्युनिटी वाले। ठीक है, यूनिवर्सिटी वाले मुझे लगता था कि मेरा नहीं होगा मैच, वहाँ पे आपको इवन सिग्नल करना भी फजूल है क्योंकि सिग्नल बड़े लिमिटेड होते हैं। और दूसरा ये कि मैंने रिकमेंडेशन की बेस पे सिग्नल किया, जहाँ मेरी रिकमेंडेशन थी या मेरी जोग्राफिक लोकेशन थी, या ये है कि मैंने अब वहाँ पे ऑब्जर्वरशिप की हुई थी। सपोज़ मैंने टूसन एरिज़ोना में की हुई है, वहाँ पे मैंने 2-3 सिग्नल किए थे, तो बाकी 4-5 जगह पे मेरे दोस्त थे तो वहाँ पे मैंने सिग्नल किए थे। और इस तरह से टोटल मैंने प्रोग्राम अप्लाई किए थे 99 नॉर्मल साइकिल में। फिर एक जनवरी-फेब में जाके ना नए प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है, वो उनमें मैंने 5 प्रोग्राम अप्लाई किए थे, टोटल 104 हो गए थे। ठीक है, इसमें ये होता है कि अगर आप सर्च अच्छी करो ना और अगर आप लिस्ट अच्छी बनाओ, हाँ लिस्ट अच्छी बनाओ, अच्छे भेजो, तो जो इंटरव्यू ज़्यादा, हाँ मैक्सिमम जो आपकी लिस्ट है ना 70 से 80 की होनी चाहिए, मतलब इससे ऊपर आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। आपके पास 250 में अप्लाई करते हैं, हाँ अगर आपके पास पैसे हैं डेफिनेटली आप करो, हो सकता है। नहीं, उसमें ये होता है कि अगर आप सपोज 100 एक्स्ट्रा प्रोग्राम में अप्लाई करोगे, हो सकता है एक आधी जगह ऐसी हो जहाँ से आपको सिग्नल से बगैर सिग्नल के इंटरव्यू आ जाए। ठीक है, लाइक सपोज एक बंदा है, उसने केंटकी में ऑब्जर्वरशिप की है, हाँ जी, ठीक है, कोई एक अननोन सा प्रोग्राम है जहाँ पे एक आधा IMG मैच होता है, पाकिस्तान से नहीं होता जी, उसने वहाँ अप्लाई कर दिया, लेकिन उसने वहाँ पे ऑब्जर्वरशिप की हुई थी, उसको इंटरव्यू आ सकता है। तो इसलिए ब्रॉड का फ़ायदा होता है, लेकिन वो यही होता है कि 100 प्रोग्राम में अप्लाई करो, एक दो जगह पे फ़ायदा होगा। अगर आपके पास फाइनेंसिस कम है तो 100 प्रोग्राम्स आर मोर देन इनफ, लेकिन उसके लिए फिर आपको जो प्रोग्राम सर्च है वो बड़ी रिग्रेस करनी पड़ेगी और अपने हिसाब से, अपनी CV के हिसाब से अलाइन करना पड़ेगा। क्या आपने 104 प्रोग्राम्स में अप्लाई किया था, तो आपको उसमें से कितने इंटरव्यूज़ आए और उन इंटरव्यूज़ में से कितने इंटरव्यू थे जो आपको सिग्नल से आए? उसमें मुझे 7 इंटरव्यूज़ टोटल थे, जिनमें से आई गेस 6 जो थे वो मेरे सिल्वर सिग्नल्स के थे। मेरे तीनों जो गोल्ड सिल्वर थे ना, वो मैंने उनमें से एक जो था वो लाइक 2 सिग्नल्स थे
वो मुझे सही, इवन दो कि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, फिर भी एक रिसर्च के क्राइटेरिया में मैं ना मतलब वहाँ पे थोड़ा लैग कर गया था। ठीक है। एक प्रोग्राम लाइक 3 गोल्ड थे, 12 सिल्वर होते हैं, तीनों गोल्ड मेरे वेस्ट हुए क्योंकि एक जगह पे उनको अपने प्रोग्राम की इलेक्टिव चाहिए थे, वो मुझे नहीं पता था पहले। ठीक है, वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है। दूसरा ये था कि रेजिडेंसी एक्सप्लोरर से पता चलेगा? नहीं, वो उनकी अपनी वेबसाइट से होता है। मैं रेजिडेंसी एक्सप्लोरर यूज़ कर रहा था जी। जो मतलब हमारा दोस्त उस दिन उस प्रोग्राम की वेबसाइट पे बैठा होगा, उसने हो सकता है नहीं देखा, या मैंने मुझे बाद में देखना चाहिए था, मैंने नहीं देखा। ठीक है। तो इसलिए मेरे 3 गोल्ड ज़ाया हो गए थे। जिनमें 2 काइंड ऑफ ऐसे थे मैंने जो सही शूट नहीं किए। सही है। एक मैंने ठीक शूट किया था लेकिन वो प्रोग्राम को नहीं अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेटली उनके अपने। ठीक है। बाकी मेरे 6 थे वो सिल्वर सिग्नल से थे, उनमें से कुछ रिकमेंडेशन भी थी। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनका एक रोल होता है। बाय रिकमेंडेशन यू मीन कि आपने वहाँ पे इलेक्टिव की? नहीं, वहाँ पे मेरे दोस्त थे रेजिडेंट। ठीक है, वो आपके लिए वाउच कर रहे थे। रेजिडेंट दिस थिंग मैटर्स। ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये ज़्यादा मैटर करती है इन द एंड। सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है ये नेटवर्किंग बहुत मैटर करती है। एग्जैक्टली, क्योंकि जो मेरे 3 गोल्ड थे वहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन नहीं थी। अगर मेरी रिकमेंडेशन होती तो मोस्ट लाइकली मुझे वहाँ से इंटरव्यू आ जाना था। मैंने इसलिए गोल्ड किए थे कि, लेकिन वो एक काइंड ऑफ थोड़ी सी स्ट्रेटजी ऑफ थी। तो आपको आ सकता है बगैर रिकमेंडेशन के भी गोल्ड से आ सकता है, अगर आपकी मतलब प्रॉपर सर्च पूरी हो। तो वो थोड़ी सी लैग कर गई थी मेरी। और एक मेरा सिग्नल इंटरव्यू जो है बगैर सिग्नल के आया था, उसकी इंपॉर्टेंट ये थी कि वहाँ मैंने ऑब्जर्वरशिप की हुई थी। मुझे लगता था कि वहाँ से नहीं आएगा क्योंकि वो पहले उन्होंने कभी IMG रखे नहीं है, ग्रीन कार्ड ही रखते हैं, इसलिए मैंने सिग्नल नहीं किया था। सही है। लेकिन वो उन्होंने इस साल सिग्नल को उसको अपनी ऑब्जर्वरशिप को रिगार्ड किया था, उन्होंने इंटरव्यू भेजा था। और सारे आपके जो इंटरव्यूज़ थे वो अच्छे गए थे। व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू जो ये वाला था जिसमें आपका मैच हुआ, ये कैसा गया था? मेरे मतलब अगर मैं आप कैटेगराइज करूँ तो 7 में से 6 इंटरव्यू बहुत अच्छे गए थे, काइंड ऑफ सारे सिमिलर थे। ठीक है, बड़ी अच्छी वाइब्स थी प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम का ये था कि इसमें 2-3 लोग पहले, बल्कि ज़्यादा लोग केई से हैं, तो एक कोई केई की मेरी रेपुटेशन है वहाँ पे, तो उन्होंने काइंड ऑफ केई के लोग रैंक करने होते हैं। दूसरा ये है कि एक दोस्त भी था यहाँ पे जिसकी रिकमेंडेशन थी और वहाँ पे ऑब्वियसली मैटर करती है। उसने मतलब कुछ लोग और लोगों को भी किया था, तो उन्होंने ज़ाहिर अपनी मर्ज़ी से फिर रैंक करना होता है, जैसे भी होता है, उनका अपना क्राइटेरिया होगा डेफिनेटली। दूसरा ये है कि इंटरव्यू बिल्कुल एक रैंडम था कि जिसमें उन्होंने कोई एकेडमिक चीज़ें नहीं पूछी थी। उन्होंने बस ये कहा था कि यार वाइब्स चेक करनी होती हैं आपने। ठीक है, उन्होंने पूछा कि स्पोर्ट्स में क्या करते हो, हाइकिंग करते हो? ठीक है। तो हमारे एरिया में मतलब इस तरह की हाइकिंग की कुछ जगह हैं। फिर ये कि कुछ मतलब हमारे कल्चर के हिसाब से उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए थे। वो बड़े एक रैंडम क्वेश्चंस थे, लाइक स्पोर्ट्स पे है, सोसाइटीज़ पे है, इस तरह का वो है। वो उसमें कोई क्लिनिकल, कोई एकेडमिक क्वेश्चन नहीं था। जो आपका एक्चुअल जहाँ पे आपका मैच हुआ है, दैट वाज ओनली वाइब मैच था, बिल्कुल ऐसे है। हाँ, और ऐसे भी इंटरव्यू हुए होंगे कि जिसमें वो आपसे कोई क्लिनिकल सवाल किया, न्यूमोथोरैक्स की मैनेजमेंट पूछ लो? नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं आया इस तरह का। डेफिनेट मतलब आता है, मेरे साथ वाले दोस्त जो उनको हुए थे 1-2 जगह से, लेकिन मेरे इंटरव्यूज़ में साथ के साथ में कोई क्लिनिकल क्वेश्चन नहीं आया, लाइक न्यूमोथोरैक्स पे या MI पे कोई भी क्वेश्चन किसी तरह से नहीं था। अच्छा, इंटरव्यूज़ पे बात कर रहे थे, तो आपका कोई यादगार एक्सपीरियंस किसी इंटरव्यू का रहा हो? यार वही मैंने आपको एक रोनाल्डो मेसी वाला बताया था। जी, जो है ना मेरे साथ शुगल भी लगा रही थी जब उसने मुझे पूछा कि आप किस टीम को फॉलो करते हो। मैंने रियल मैड्रिड का बताया। वो कहती कि जो इंटरव्यू है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा यार मुझे पता लग गया कि आप बार्सिलोना फैन हो। काइंड ऑफ एक राइवल साल है ना वो, मतलब वो भी खुद भी हंसती रही कि मैं तो शुगर लगा रही हूँ। तो ये है कि मतलब एक ये बड़ी वाइब मैच वाला वो सीन था, मेमोरेबल था। हाँ, दूसरा एक ये है कि 1-2 इंटरव्यू में उन्होंने काइंड ऑफ पूछा था कि यार मतलब 2-3 आपको लैंग्वेजेस आती हैं, पंजाबी है, इस तरह की बाकी हैं। तो फिर उन्होंने कहा था कि थोड़ा बहुत मतलब सुनाओ, इस तरह की चीज़ें ना बोल के बताओ। हाँ, तो वो एक बड़े अच्छे इंटरव्यू चले जाते हैं। फिर एक थी पीडी थी, उसका ना लाइक स्क्वाश का शौक था, उसको खुद भी खेलती थी। उसके भाई जो थे ना वो प्रोफेशनल स्क्वाश प्लेयर्स थे। उसका ओरिजिन में भी शायद आयरिश था या फिर स्कॉटलैंड से था, इसलिए वो वहाँ पे स्क्वाश खेलते क्योंकि ये वहीं से पाकिस्तान में भी आई थी। ठीक है। तो मेरा वो सेम स्क्वाश का था सीन, तो उस पर थोड़ा सा एक गपशप अच्छी लग गई थी। सही है, यानी कि वाइब मैच कर ही जाती है आपकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे। ऑब्वियसली सारे ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं, कोई एलियन तो बैठा नहीं होता। कोई आपका स्पोर्ट्स के साथ वाइब मैच कर जाएगा, हो सकता है मेरी किसी के यूट्यूब के साथ वाइब मैच कर जाए, वो मेरे साथ इसी पे बात करने लग जाए और लिटरली सारा इंटरव्यू ऐसे ही चला जाए। बिल्कुल ऐसे। और एवरेज टाइम क्या होता है इंटरव्यू का? एक इंटरव्यू की तरह 3 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, 3 लोगों ने इंटरव्यू लेना होता है और मोस्टली 15 मिनट का होता है।
ठीक है, 5 नहीं 15 45 मिनट का वो ब्रेक्स में होता है, लाइक ब्रेक आती है, फिर अगर कुछ का जूम पे होता है, वो एक रूम में आप चले जाते हो, उस रूम के बाद फिर हर रूम में ना सेपरेट जाते रहते हैं। लाइक सपोज फिर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कहता है, उसका मैसेज आता है कि आपको ना दूसरे रूम में चले जाओ, इस रूम में चले जाओ। कुछ होता है जो इनका थैलेमस की एक वेबसाइट होती है या ऐप होती है, उस पर होता है, उनके बड़ी अच्छा सीन होता है कि वहाँ पे अलग अलग लिंक दिए होते हैं। सपोज पहले लिंक पे आप जाओगे 15 मिनट उस रूम में रहोगे, फिर दूसरे लिंक पे जाओगे 15 मिनट उस रूम में रहोगे, इस तरह से होता है। और मोस्टली यही होता है। कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं जहाँ पे ना 20 मिनट का इंटरव्यू होता है। जहाँ मेरा मैच हुआ था वहाँ पे 20 मिनट्स का इंटरव्यू था। वो थोड़ा सा फिर उनको ज़्यादा टाइम मिलता है आपको थोड़ा सा जज करने का ना। तो मेरा ख्याल है इन दी एंड यही चीज़ मैटर करती है कि आप एज अ पर्सन कैसे अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हो। हाँ, आपने बहुत अच्छी पब्लिकेशंस की हैं, आपने बहुत अच्छी रिसर्चें की हैं, बहुत अच्छे आपके स्कोर हैं, लेकिन आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली। या आप अपनी पर्सनैलिटी को, मतलब ये तो नहीं है कि आपने चटपटा बन के उनको दिखाना है या ये कोई उन्होंने आपसे जोक्स कॉमेडी करवानी है, स्टैंड अप करवाना है। बस ये है कि आप थोड़ा एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी वाइब कैसी है, आप किस तरह के इंसान हो, ये चीज़ मैटर करती है इन द एंड बहुत ज़्यादा। जो चीज़ आपने लिखी हुई है अपनी सीवी में वही चीज़ रिफ्लेक्ट भी हो रही है कि आपने यही चीज़ लिखी हुई है। और फिर बात जो हम शुरू से करी जा रहे हैं, शुरू से हम लोग बात कर रहे हैं कि वो ऑनेस्टी 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 ऑनेस्टी। अच्छा, आपके ख्याल में जिन लोगों का मैच हुआ है उनमें और जिनका मैच नहीं हुआ इस साल, उनमें क्या बेसिक डिफरेंस है? यार आई थिंक काफ़ी सारे डिफरेंस होते हैं। मैच होने या ना होने में बहुत चीज़ों का रोल होता है, कोई स्पेसिफाइड चीज़ नहीं है। अब रोल में ये है कि सबसे अच्छा मैच जो है ना उसका एक्सपेक्टेड होता है, जिसका 0 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है, ठीक है, उसका स्टेप 2 का स्कोर 260 के राउंड अबाउट है, 260 से ऊपर है, अच्छा है, जो उसने फाइनल ईयर में दिया है। और उसके पास 5-6 पब्लिकेशंस हैं। उन्होंने पब्लिकेशन का नंबर नहीं देखना होता, उन्होंने देखना होता है कि यार इसने 5-6 की हैं, इसका मतलब है कि इस फील्ड में ना इसको पता है कि रिसर्च क्या होती है, ठीक है। हाँ, उन्होंने ये नहीं देखना कि मेटास किए हुए हैं, ये किए हुए हैं। वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में मैटर करते हैं, लेकिन हमारा मैच मोस्टली होता है काइंड ऑफ एक मीडियोकर प्रोग्राम में, हाँ, टर्शरी केयर हॉस्पिटल में। एग्जैक्टली। तो उनको ये होता है कि यार इसको थोड़ी बहुत रिसर्च आती है, 5-6 पब्लिकेशन, हाँ बिल्कुल, जो है ना वो इस चीज़ से खाली ना हो। अब स्टेप 2 स्कोर के बाद आ जाती है रिसर्च, 4-5 चीज़ें, मतलब ये ज़्यादा लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होती। 5-6 रिसर्च आप बाद में भी 5-6 महीने में कर लेते हो। उसके बाद होता है कि आपने स्टेप 3 कंप्लीट किया हुआ या नहीं किया हुआ, क्योंकि वो टोटल महीने का काम होता है, इससे ज़्यादा का काम नहीं होता है। तो बेहतर है कि वो करो। फिर आपकी ऑब्जर्वरशिप्स मैटर करती हैं। बहुत अच्छी जगह से हों तो बहुत अच्छा मैच भी हो सकता है, नॉर्मल जगह पे हों तो क्लिनिक, वैसे ऑब्जर्वरशिप जो है ना वो कहा जाता है कि नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो ज़ाहिर कर लो, लेकिन बेहतर है कि हॉस्पिटल बेस जो है ना, जो इन पेशेंट होती है ना, वो करो। तो सबसे अच्छा मैच उसी बंदे का होता है। 0 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है, स्टेप 2 का स्कोर अच्छा है, 260 से ऊपर है, 50 से ऊपर है, और रिसर्च की सीवी है, स्टेप 3 है, थोड़ी बहुत रिकमेंडेशंस हैं। अगर आप थोड़ा सा 3 साल से ऊपर या स्पेशली 5 साल से ऊपर ईयर ऑफ ग्रेजुएशन हो गया है, उसके बाद आप सिर्फ कनेक्शन की बेस पे रह जाते हो मोस्टली, बहुत कम मैच होता है। और लेस देन 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन तक भी आप जो है ना एक अच्छा चले जाते हो, उसके बाद थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आप वही बता रहे थे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्निकल हैं, जो भी आपने लिस्ट की हैं कि ये मैटर करती हैं, इनका ये डिफरेंस बनाती हैं, एक मैच्ड एप्लीकेंट का और एक उसका जिसका नहीं हुआ मैच, और फिर लक का भी आ जाता है। डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल, नहीं ये बिल्कुल जो बहुत बड़ा रोल है लक का, कि सपोज एक प्रोग्राम में सपोज केई की रेपुटेशन बहुत अच्छी है वहाँ पे, लेकिन उन्होंने बंदे से 2-3 ही रखने हैं केई से या कहीं और पाकिस्तान से, मतलब उनका एक डाइवर्सिटी क्राइटेरिया होगा, अपना अपना क्राइटेरिया होगा। तो उसमें आपकी सेम सीवी वाला या आपसे अच्छी सीवी वाला में भी उनको अच्छा ना लगे, ठीक है, प्रोग्राम इंटरव्यू में दौरान 1-2 बात उनको अच्छी लगी, ज़ाहिर है वो लक है ना, आपके ऊपर क्वेश्चन आ गया उसके ऊपर नहीं आया, तो लक का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल होता है। आपके ख्याल में एक अंडर ग्रेजुएट को या एक पोस्ट ग्रेजुएट को फाइनेंसिस को किस तरह से मैनेज करना चाहिए? यार मैनेज मेरे अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंसिस ठीक थे। बैकग्राउंड पीछे हाँ साईं बैठे हैं। हाँ नहीं इतने बड़े साईं नहीं थे, लेकिन ये है कि मतलब ठीक थे। मुझे 1-2 जो दोस्त थे उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की थी। सही आई थी। आप बार बार दोस्त का बहुत जिक्र कर रहे हो, लिटरली हर जगह पे, इंटरव्यू में, पैसों में, ऑब्जर्वरशिप में, लिटरली हर जगह पे आप दोस्ती को ला रहे हो। मेरा ख्याल है ये दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे मतलब मैं नाज़ाहिर नाम तो नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन ये कि उन लोगों का पता लग जाएगा। मतलब ऑब्वियसली बहुत बंदा ऑब्लाइज्ड होता है एक दोस्त का, ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। पैसे बचाए कैसे जा सकते हैं? यार बचाने का ये होता है कि आप सारी चीज़ें 2 साल पहले, साल पहले प्लान करके करो।
वही बात, शुरू वाली बात कि टारगेटेड अप्रोच के साथ चलें। हाँ, उसमें ही बचाए जा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको इलेक्टिव पे जाना ज़रूरी है तो आप पैसे बहुत ज़्यादा लगा दोगे जी। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो आप फिर इलेक्टिव पे ना जाओ, आप स्टेप 2 करो, उसके बाद ऑब्जर्वरशिप पे जाओ, ताकि आप एक ही चक्कर में स्टेप 2 ऑब्जर्वरशिप और स्टेप 3 जो भी आपने काम करना है करके वापस आ, ताकि पैसे बचे, 2 चक्कर ना लगाने हैं बड़े। जो पेड वाली ऑब्जर्वरशिप्स होती हैं उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता, ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ऐसी जगह पे वेस्ट ना करो। तो ये सारी चीज़ें आपके पैसे बचाएंगी। सेविंग्स का भी रोल है इसमें। सेविंग्स कैसे? अंडर ग्रेजुएट साल से आप थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करना स्टार्ट कर दो। अगर यार मे भी अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर मतलब कोई आप सपोज है यूट्यूब पे काम कर रहे हो, अगर आपको मुझे नहीं पता कि अर्निंग वगैरह क्या होती है, लेकिन नहीं इससे तो नहीं आ रही, लेकिन ऑब्वियसली और बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कमाए जा सकते हैं पैसे। फ्रीलांसिंग से कमाए जा सकते हैं, आप कोई स्किल सीख सकते हो, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे है। उसमें फिर आपको ना 3-4 साल का प्लान करना पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर आप स्टेप्स के दौरान ज़्यादा फोकस लाइक अर्निंग वगैरह पे भी कर रहे हो तो आपका टाइम पीरियड फिर बढ़ जाता है। सही है, ठीक है। तो वो आपने देख के चलना है कि यार मेरे लिए मैच में अप्लाई करना कब ज़्यादा सूटेबल है, कब अच्छा मैच हो सकता है। कि अगर सपोज आप कोई लोन वगैरह लेके कर लो, तेलंगाना का होता है या बाकी कोई भी होता है, आपको लगता है तो वो बेहतर है इससे कि आप कोई अर्निंग्स वगैरह करो। ठीक है, क्योंकि आपने जल्दी अप्लाई करना बेहतर है। आपकी USMLE अच्छा खासा टफ पाथवे, लंबा पाथवे है, तो इसलिए आपकी अगर आप अटेंशन डिवाइड हो जाती है ना पढ़ाई के USMLE के साथ अर्निंग पे फिर बड़ा लंबा हो जाता है काम। और अगर अर्निंग वाला सोर्स USMLE से रिलेटेड हो कि आप फर्स्ट एड ही पढ़ा रहे हो बच्चों को, हाँ वो अच्छा है ना। वो अच्छा है, वो जाहिर है अगर इस तरह से आप क्रिएटिव हो जाते हो तो बड़ी अच्छी चीज़ है। नहीं, दिन में अगर 2-3 घंटे आप ये काम कर लेते हो, जी डेफिनेटली अच्छा है। एक मेंटोर का इस जर्नी में कितना किरदार है? मेंटोर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, लाइक होना चाहिए। पेड भी कुछ लोग ऑफर करते हैं, किसी के पास मेंटोर नहीं होता, वो कुछ लोग पेड मेंटोरशिप दे रहे होते हैं, वो लेनी चाहिए यार। आई थिंक कई वालों का तो पेड की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा तो सर्कल ही बहुत है। आप किसी को भी पूछ लोगे तो आपको लोग बता देंगे। हो सकता है कोई ना मतलब डिटेल ना बताए, लेकिन ये कि आप 2-4 लोगों से पूछोगे कहीं ना कहीं से आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, कई का ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है अलमनाई की, एनवायरनमेंट की। ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी मेंटोर एक वो होता है कि आप जिसके साथ 1-to-1 कनेक्ट होते हो और लिटरली हर चीज़ का पूछ रहे होते हो आप उससे। डेफिनेटली वो होना मेरे ख्याल में बहुत चीज़ों को सरपास कर देता है USMLE, क्योंकि बहुत लंबा पाथवे है। वो आपको 3 साल बाद की अगर कोई चीज़ बता रहा है ना आप कि यार उस टाइम पे आपने ये काम करना है, इस पहले साल ये काम करना है, दूसरे साल ये काम करना है, तीसरे साल ये करना है, और वो स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें जो है ना वो पहले से प्लान करते हो। आई थिंक मेंटोर जो एक बंदा मेंटोर के साथ चल रहा है और एक बंदा रैंडम खुद से एक्सप्लोर कर रहा है, बहुत मुश्किल होता है जिसके पास मेंटोर नहीं है। जैसे मैं दोस्तों की बात कर रहा था कि उन्होंने मुझे हेल्प की है, तो वो एक काइंड ऑफ मेरे लिए मेंटोर का काम भी है। क्योंकि कुछ दोस्त बड़े भी थे, कुछ मेरे अपने क्लासमेट थे, लेकिन वो पहले मैच हुए में तो काइंड ऑफ एक मेंटोर वाला रोल भी है। मेंटोर का बहुत बड़ा रोल होता है, और वही उसी चीज़ पे आप डिटरमाइन कर रहे होते हो कि आपने कितनी रिसर्च किसी चीज़ पे करनी है, कब पहले करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। पेड आई थिंक सो अगर आप कर सकते हो अफोर्ड फिर ठीक है, लेकिन आई थिंक सो कि कई में आपको इस तरह के दोस्त या 1-2 साल सीनियर मिल जाते हैं जो आपको मेंटरशिप कर देते हैं। तो जो जिन लोगों के पास एलुमनाई सर्कल नहीं है, फिर उनको पेड का ही ऑप्शन उनके पास बचता है। बहुत सारे लोग हैं जो पेड मेंटरशिप दे रहे हैं। हाँ ठीक है, कुछ लोग मैच्ड हैं, वो अपना टाइम निकाल के आपको पेड मेंटरशिप दे रहे हैं। ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये होना चाहिए मेंटोर। हाँ, अगर आपको लगता है कि मतलब आपको एग्जैक्ट मेंटरशिप को लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो होना चाहिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। अगर पाकिस्तान से कोई बंदा है तो वो अगर किसी और कॉलेज से भी किसी बंदे को अप्रोच कर ले, मे भी उसको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाए। ठीक है, और फाइनली आप कोई लास्ट वर्ड, कोई लास्ट एडवाइस, कोई एक एडवाइस फ्यूचर एप्लीकेंट जो इस साल 2026 के मैच साइकिल में अप्लाई करने जा रहे हैं उनके लिए? यार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी जो CV है ना उस पर बहुत ज़्यादा काम करना है और पहले से प्लान करना है। MSP आपकी पहले से होनी चाहिए, जब आप US जाओ उससे पहले होनी चाहिए MSP, LOR, IMCEL। उसके बाद आपकी प्रोग्राम सर्च बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और रिग्रेस होनी चाहिए। बेहतर ये कि 4-5 लोगों का सर्कल डेवलप करो जो स्टेप 2 के बाद से मतलब जब आपकी एप्लीकेशन है उससे 6 महीने पहले से काम कर रहा हो इकट्ठा मिलके कि आपने ऑब्जर्वरशिप कहाँ करनी है, सिग्नल कहाँ करने हैं, आपने स्टेप 3 कब देना है, कैसे देना है, आपने फिर उसके बाद CV लिखनी है और अपने सीनियर से 3-4 लोगों से CV मंगवा लो। अगर कोई दे सकता है, बड़ा कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है डेफिनेटली, तो अगर कोई दे सकता है तो उससे मंगवा लो, तो वो आपको दे देगा। और
टाइम से सारा कुछ प्लान करके करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोग्राम सर्च होती है। आपको पता हो कि आपकी क्या CV है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम सर्च करो, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम में अप्लाई करो और वहाँ पे सिग्नल करो जहाँ आपको लगता है कि यहाँ से मैं आना चाहिए इंटरव्यू और मैच वगैरह ना। तो वो बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत होती है उस चीज़ पे। उसको टाइम से करो, महीना डेट पहले से स्टार्ट करो। दुआ की भी ज़रूरत है। हाँ डेफिनेटली दुआ की ज़रूरत है। पेरेंट्स से, अपने बड़े जो बुजुर्ग हैं उनके साथ एक वो इमोशनल सपोर्ट होती है, इसका भी बहुत रोल है। स्पिरिचुअल जर्नी का भी बहुत रोल है। बिल्कुल रोल है, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ जो है उस पर काफ़ी टॉल आता है, तो उस पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रोल है। और फाइनली ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट्स भी देख रहे होंगे कि स्टेप 1 और 2 से बहुत आगे की गेम है। दिस इज नॉट सिंपली स्टेप 1 एंड 2, दिस इज वे बियॉन्ड दैट, वे बियॉन्ड दैट। लेकिन ये है कि आप अगर थोड़ा सा प्लान्ड होके चल रहे हो शुरू से, तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। एग्जैक्टली उसमें यार ये चीज़ है कि अगर आप किसी को कहोगे कि यार जर्नी बहुत लंबा है और टफ है स्टार्ट से ही, जी ठीक है, हो सकता है वो बंदा स्ट्रेस में चला जाए, तो लेकिन इसमें ये है कि यार जैसे मैंने 4 बार वे बियॉन्ड कह दिया है तो हाँ नहीं, उसमें जाहिर है ऐसे ही उसमें आपने ये करना है कि आप किसी भी जूनियर को बता रहे तो उसको कहो कि यार 1 स्टेप एट अ टाइम लेके चलो। आप अपने फाइनेंसिस को देखो, अगर आपके फाइनेंसिस कम हैं, मतलब एक नॉर्मल वाले हैं, तो फिर बहुत जल्दी स्टार्ट करो और अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो अपने हिसाब से। और बहुत बाद की चीज़ें हैं ना, उनको पहले से एंग्जाइटी ना लो। सपोज आप स्टेप 1 कर रहे हो, सिर्फ स्टेप 1 पे फोकस करो। आपको पता है कि मेंटोर ने या किसी दोस्त ने, अच्छे बंदे ने, एक जो साल बड़े ने बताया कि यार आपका इस वक्त ये चीज़ स्टेप 1 इंपॉर्टेंट है, स्टेप 2 इंपॉर्टेंट है, रिसर्च इस तरह की है। उस टाइम पे सिर्फ वो काम करो, बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचो। प्लान अपने माइंड में होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि यार आप उसके बारे में स्ट्रेस कर में हर चीज़ पे टांग अड़ाई हुई है। एग्जैक्टली तो 1 स्टेप एट अ टाइम वाला एक ना बड़ा सा फॉर्मूला होता है, तो वो एक स्टेप पे फोकस करो, फिर अगले पे जाओ इस तरह से ना। तो आप स्टेप 2 जब एक अच्छा कर जाओगे ना, फिर आपके पास एक बेस बनती है। सही है। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उज़ैर, आपने टाइम दिया, गाइड किया, हमारे सवालों का जवाब दिया, और आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। और आपको दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब करें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।